हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। मेरे ख्याल से आप लोगों की सीटेट की तैयारी बहुत बढ़िया चल रही होगी। उस तैयारी को और ज़्यादा मजबूत करने के लिए आज हम आपके लिए सीटेट सन 2015 के सीडीपी के क्वेश्चंस जो आए थे उन्हीं क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 1 कह रहा है कि एक शिक्षक कक्षा के कार्य को एकत्रित करता है। जो शिक्षक है वो कक्षा के कार्य को एकत्रित करता है और उन्हें पढ़ाता है। उसके बाद योजना बनाता है और अपने पाठ को शिक्षार्थियों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए समायोजित करता है। वह कर रहा है, मतलब क्या कर रहा है। ऑप्शन नंबर ए सीखने का आकलन, ऑप्शन नंबर बी सीखने के रूप में आकलन, ऑप्शन नंबर सी सीखने के लिए आकलन, ऑप्शन नंबर डी सीखने के समय आकलन। यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जाएगा, सीखने के लिए आकलन कर रहा है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। प्रश्न नंबर 1 का ऑप्शन नंबर सी, शिक्षक है वो सीखने के लिए आकलन कर रहा है। प्रश्न नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। दोस्तों ये बहुत ही बढ़िया क्वेश्चंस हैं और आए हुए हैं सन 2015 के पेपर के ये क्वेश्चंस हैं सभी। क्वेश्चन बढ़ते हैं। वह शिक्षक जो विद्यालय आधारित आकलन के अंतर्गत कार्य करता है। वो शिक्षक है जो विद्यालय के आधारित आकलन करने के अंतर्गत कार्य करता है। उसे क्या करना पड़ता है। ऑप्शन नंबर ए उन पर अधिक कार्य का बोझ रहता है क्योंकि उन्हें सोमवार की परीक्षा सहित अक्सर परीक्षाएं लेनी पड़ती हैं। ऑप्शन नंबर बी उन्हें प्रत्येक शिक्षार्थियों को प्रत्येक विषय में परियोजना कार्य देना पड़ता है। ऑप्शन नंबर सी शिक्षार्थियों के मूल्यों को अभिवृत्तियों का आकलन करने के लिए रोजाना उनका सूक्ष्म अवलोकन करते हैं। ऑप्शन नंबर डी व्यवस्था के लिए स्वामित्व की भावना रखते हैं। यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जाएगा। व्यवस्था के लिए स्वामित्व की भावना रखते हैं वो शिक्षक जो विद्यालय आधारित आकलन के अंतर्गत कार्य करते हैं। यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जाएगा। प्रश्न नंबर 2 का दोस्तों ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी के साथ टिक लगाते हैं और प्रश्न नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर 3 की तरफ। प्रश्न नंबर 3 कह रहा है ग्रेड जो है वो अंकों से कैसे अलग है। जैसे ग्रेड ए है, ग्रेड बी है, ए प्लस है ग्रेड, तो वो अंकों से कैसे अलग है। ये प्रश्न निम्न में से किस प्रकार के प्रश्नों से संबंध रखता है। ऑप्शन नंबर ए अपसारी, ऑप्शन नंबर बी विश्लेषणात्मक, ऑप्शन नंबर सी मुक्त अंत, ऑप्शन नंबर डी समस्या समाधान। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जाएगा। विश्लेषणात्मक से ही ये प्रश्न संबंध रखता है कि ग्रेड अंकों से कैसे अलग है। ऑप्शन नंबर बी, प्रश्न नंबर 3 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जाएगा। प्रश्न नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर 4 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक उपयुक्त रचनात्मक आकलन नहीं है। जो ये निम्न दिए गए हैं ऑप्शन, इनमें से कौन सा एक उपयुक्त रचनात्मक आकलन कार्य नहीं है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए कह रहा है खुले अंत वाले प्रश्न, ऑप्शन नंबर बी परियोजन, ऑप्शन नंबर सी अवलोकन, या ऑप्शन नंबर डी विद्यार्थियों का योग्यता क्रम निर्धारित करना। यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जाएगा। विद्यार्थियों का योग्यता क्रम निर्धारित करना ही रचनात्मक आकलन का कार्य नहीं है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जाएगा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जाएगा प्रश्न नंबर 4 का। प्रश्न नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 5, एक प्रभावशाली अध्यापिका होने के लिए यह महत्वपूर्ण है। आपको अगर एक प्रभावशाली अध्यापिका बनना है, अध्यापक बनना है, उसके लिए क्या महत्वपूर्ण है, ये क्वेश्चन आप अपने आप सॉल्व करेंगे क्योंकि आप सीटेट की तैयारी कर रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर ए पुस्तक के उत्तरों को लिखाने पर बल देना, पुस्तक से उत्तरों को लिखाने पर बल देना आपका महत्वपूर्ण कार्य होगा, या समूह गतिविधि के बजाय व्यक्तित्व अधिगम पर ध्यान देना। ऑप्शन नंबर सी विद्यार्थियों के द्वारा प्रश्न पूछने के कारण उत्पन्न व्यवधान की अनदेखी करना, या ऑप्शन नंबर डी प्रत्येक बच्चे के संपर्क में रहना। तो आपको एक प्रभावशाली अध्यापिका बनना है तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जाएगा। जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर डी
चुना है वो बिल्कुल राइट है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। प्रत्येक बच्चे के संपर्क में रहने से ही आप एक प्रभावशाली अध्यापक या अध्यापिका बन सकते हैं। प्रश्न नंबर 5 का ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। प्रश्न नंबर 5 का ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, प्रत्येक बच्चे के संपर्क में रहना। प्रश्न नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर 6 कह रहा है कि लड़कों एवं लड़कियों के विषय में कुछ कथन नीचे दिए गए हैं, आपके अनुसार इनमें से कौन सा सही है? तो ऑप्शन नंबर ए, लड़कों को घर के बाहर के कार्यों में सहायता करनी चाहिए। ऑप्शन नंबर बी, लड़कों को घर के कार्य में सहायता करनी चाहिए। या ऑप्शन नंबर सी, सभी लड़कों को विज्ञान तथा लड़कियों को गृह विज्ञान पढ़ाया जाना चाहिए। ऑप्शन नंबर डी, लड़कों को घर के कार्यों में लड़कियों को घर के कार्यों में सहायता करनी चाहिए। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जाएगा, लड़कों को घर के कार्यों में सहायता करनी चाहिए। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जाएगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जाएगा दोस्तों। प्रश्न नंबर 6 का ये जो कथन है ये बिल्कुल सही है कि लड़कों को घर के कार्यों में सहायता करनी चाहिए। प्रश्न नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर 7 कह रहा है, शिक्षार्थियों के ज्ञान अर्जन में सहायता करने के क्रम में अध्यापकों को किस पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए? जो शिक्षार्थी हैं उनको ज़्यादा से ज्ञान अर्जन कराने की सहायता के क्रम में अध्यापकों को किस पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए? ऑप्शन नंबर ए है कि सुनिश्चित करना कि शिक्षार्थी सब कुछ याद करते हैं। ऑप्शन नंबर बी, शिक्षार्थियों के द्वारा प्राप्त किए गए अंकों ग्रेडों पर। ऑप्शन नंबर सी, शिक्षार्थियों को सक्रिय सहभागिता में शामिल करना। ऑप्शन नंबर डी, शिक्षार्थियों के द्वारा अधिगम की अवधारणाओं में कुशलता प्राप्त करना। यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जाएगा, शिक्षार्थियों को सक्रिय सहभागिता में शामिल करना ही ज्ञान अर्जन में सहायता के क्रम में अध्यापक को ध्यान देना चाहिए। अध्यापक को इसी पे ध्यान देना चाहिए कि शिक्षार्थियों को सक्रिय सहभागिता में शामिल करना। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जाएगा। प्रश्न नंबर 7 का दोस्तों ये सभी पुराने सन 2015 के सीटेट के क्वेश्चंस हैं और सीटेट अपने पुराने क्वेश्चंस रिपीट भी करता रहता है परीक्षाओं में। प्रश्न नंबर 8 कह रहा है, शिक्षण में अध्यापकों के द्वारा विद्यार्थियों का आकलन इस अंतर्दृष्टि को विकसित करने के लिए किया जा सकता है। किस अंतर्दृष्टि को विकसित करने के लिए किया जा सकता है, इनमें से बताना है आपको। ऑप्शन नंबर ए, उन विद्यार्थियों की पहचान करना जिन्होंने उच्चतर कक्षा में प्रोन्नत करना है। ऑप्शन नंबर बी, नहीं, उन विद्यार्थियों को प्रोन्नत ना करना जो विद्यालय के स्तर के अनुकूल नहीं है। ऑप्शन नंबर सी, शिक्षार्थियों की आवश्यकता के अनुसार शिक्षण उपागम में परिवर्तन करना। ऑप्शन नंबर डी, कक्षा में प्रतिभाशाली तथा कमज़ोर विद्यार्थियों के समूह बनाना। यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जाएगा, शिक्षार्थियों की आवश्यकता के अनुसार शिक्षण उपागम में परिवर्तन करना ही विद्यार्थियों की आकलन इस अंतर्दृष्टि को विकसित करने के लिए किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जाएगा। प्रश्न नंबर 8 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जाएगा। प्रश्न नंबर 9 की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर 9 कह रहा है कि बच्चों को शाब्दिक या गैर शाब्दिक दंड देने का परिणाम क्या होता है? बच्चों को अगर दंड देना है, शाब्दिक देते हैं या गैर शाब्दिक दंड देते हैं, इसका परिणाम क्या होता है कि उन्हें कार्य करने के लिए प्रेरित करना होता है। ऑप्शन नंबर बी कह रहा है बच्चों की छवि की सुरक्षा करना होता है। ऑप्शन नंबर सी कह रहा है कि उन्हें अंकों में सुधार करना। ऑप्शन नंबर डी कह रहा है उनके स्वयं के प्रति अवधारणा को नष्ट करना। यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जाएगा कि उनके स्वयं के प्रति अवधारणा को नष्ट करना ही शाब्दिक या गैर शाब्दिक दंड देने का परिणाम होता है। ये क्वेश्चन सीटेट सन 2015 के ही हैं। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जाएगा प्रश्न नंबर 9 का। प्रश्न नंबर 10 की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर 10 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी प्रारंभिक बाल्यावस्था अवधि के दौरान उन भूमिकाओं एवं व्यवहारों के बारे में जानकारी प्रदान करते हैं जो एक समूह में स्वीकार्य हैं? ऑप्शन नंबर ए, भाई बहन एवं अध्यापक। ऑप्शन नंबर बी, अध्यापक एवं साथी। ऑप्शन नंबर सी, साथी एवं माता पिता। यहाँ पर मिसप्रिंट हो गया है, साथ की जगह साथी होगा।
साथी एवं माता पिता, साथी एवं माता पिता, या ऑप्शन नंबर डी माता पिता एवं भाई बहन। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जाएगा। जो ऑप्शन नंबर डी है, माता पिता एवं भाई बहन ही प्रारंभिक बाल्यावस्था अवधि के दौरान उन भूमिकाओं और व्यवहारों के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं एक बच्चे की। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जाएगा। ऑप्शन नंबर डी माता पिता एवं भाई बहन, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। प्रश्न नंबर 10 का ऑप्शन नंबर डी साथियों बिल्कुल सही है। प्रश्न नंबर 11 की तरफ पढ़ते हैं साथियों। प्रश्न नंबर 11 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा आयु समय परवर्ती बाल्यावस्था श्रेणी के अंतर्गत आता है। तो ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि 11 से 18 वर्ष, ऑप्शन नंबर बी 18 से 24 वर्ष, ऑप्शन नंबर सी जन्म से 6 वर्ष, ऑप्शन नंबर डी 6 से 11 वर्ष। यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जाएगा। 6 से 11 वर्ष आयु समूह परवर्ती बाल्यावस्था के श्रेणी के अंतर्गत आता है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। प्रश्न नंबर 11 का दोस्तों ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। प्रश्न नंबर 12, आजर्व तर्क देता है कि भाषा विकास व्यक्ति की नैसर्गिक प्रवृत्ति से प्रभावित होता है। जो आजर्व एक बच्चा है वो तर्क देता है कि भाषा विकास व्यक्ति की नैसर्गिक प्रवृत्ति से प्रभावित होता है, जबकि सोनाली महसूस करती है कि यह परिवेश से प्रभावित होता है। जो भाषा विकास है वो परिवेश से प्रभावित महसूस होता है, यह सोनाली महसूस करती है प्रभावित होता है, परिवेश से प्रभावित होता है, यह सोनाली महसूस करती है। और आजर्व महसूस करता है कि नैसर्गिक प्रवृत्ति से प्रभावित होता है व्यक्ति का भाषा विकास। तो यहाँ पर आजर्व और सोनाली के बीच ये चर्चा किस विषय में है ये आपको बताना है। तो ऑप्शन नंबर ए कह रहा है चुनौतीपूर्ण एवं संवेदनशील भावना, ऑप्शन नंबर बी कह रहा है स्थिरता या तथा अस्थिरता पर बहस, ऑप्शन नंबर सी कह रहा है सतत एवं असतत पर परिणाम, ऑप्शन नंबर अधिगम असतत पर अधिगम, ऑप्शन नंबर डी प्राकृति तथा पालन पोषण पर वाद विवाद। यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जाएगा। प्राकृति तथा पालन पोषण पर ही वाद विवाद कर रहे हैं ये आजर्व और सोनाली। इस प्राकृति तथा पालन पोषण पर वाद विवाद कर रहे हैं आजर्व और सोनाली के बीच यही वाद विवाद चल रहा है, इस विषय में चर्चा चल रही है। प्रश्न नंबर 12 का ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। प्रश्न नंबर 13 की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 13, अध्यापिका ने एक कमेटी के प्रधान को सभापति के स्थान पर सभाध्यक्ष लिखा। जो एक अध्यापिका है कोई, उसने एक कमेटी के प्रधान को सभापति के स्थान पर सभाध्यक्ष लिखा। ये संकेत करता है कि अध्यापिका ऑप्शन नंबर ए कि अधिक उपयुक्त पारिभाषिक शब्द का पालन करती है या भाषा पर अच्छा अधिकार रखती है, या ऑप्शन नंबर सी कह रहा है एक लिंग मुक्त भाषा का प्रयोग कर रही है, ऑप्शन नंबर डी लिंग पूर्वाग्रह से ग्रस्त है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जाएगा। एक लिंग मुक्त भाषा का प्रयोग कर रही है अध्यापिका, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जाएगा। प्रश्न नंबर 13 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जाएगा दोस्तों। प्रश्न नंबर 13 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जाएगा। प्रश्न नंबर 11 की तरफ बढ़ रहे हैं। प्रश्न नंबर 11 कह रहा है दोस्तों कि सतत एवं व्यापक मूल्यांकन किस लिए आवश्यक है। जो सतत और व्यापक मूल्यांकन किस लिए आवश्यक है, शिक्षण के साथ परीक्षण का तालमेल बैठाने के लिए, ऑप्शन नंबर बी शिक्षा बोर्ड की जवाबदेही कम करने के लिए, ऑप्शन नंबर सी जल्दी की जाने वाली गलतियों की तुलना में कम अंतराल पर की जाने वाली गलतियों को सुधारना, ऑप्शन नंबर डी ये समझाने के लिए कि अधिगम का किस प्रकार अवलोकन किया जाता है, दर्ज किया जाता है व सुधार किया जाता है। यहाँ पर प्रश्न नंबर 14 का ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जाएगा। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन इसलिए आवश्यक है कि ये समझाने के लिए कि अधिगम का किस प्रकार अवलोकन किया जाता है, दर्ज किया जाता है अधिगम को और सुधार किया जाता है अधिगम को। प्रश्न नंबर 14 का ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है दोस्तों। प्रश्न नंबर 14 का ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है।
प्रश्न नंबर 15 की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 15 कह रहा है कि लॉरेंस कोहलबर्ग के सिद्धांत में कौन सा स्तर नैतिकता की अनुपस्थिति को सही अर्थों में सूचित करता है। जो लॉरेंस कोहलबर्ग एक मनोवैज्ञानिक थे, उनके सिद्धांत में कौन सा स्तर नैतिकता की अनुपस्थिति को सही अर्थों में सूचित करता है। तो उन्होंने स्तर दिए थे, और स्तर नंबर ऑप्शन नंबर ए स्तर 3, ऑप्शन नंबर बी स्तर 4, ऑप्शन नंबर सी स्तर 1, ऑप्शन नंबर डी स्तर 2। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जाएगा। स्तर 1 नैतिकता की अनुपस्थिति को सही अर्थों में सूचित करता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जाएगा। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक बार यही रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करें और वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। ये वीडियो आपके एग्ज़ाम में बहुत ही हेल्पफुल हो सकती है, क्योंकि इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर के ही क्वेश्चंस हैं। प्रश्न नंबर 16 की तरफ बढ़ते हैं। दोस्तों, प्रश्न नंबर 16 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा बच्चों के समाजीकरण के प्रगतिशील मॉडल के संदर्भ में सही नहीं है। जो ऑप्शन दिए गए हैं, ये इनमें से कौन सा बच्चों के समाजीकरण के प्रगतिशील मॉडल के संदर्भ में सही नहीं है। ऑप्शन नंबर ए समूह कार्य में सक्रिय सहभागिता तथा सामाजिक कौशलों को सीखना। ऑप्शन नंबर बी बच्चे विद्यालय में बताई गई बातों को स्वीकार करते हैं, चाहे उनकी सामाजिक पृष्ठभूमि कुछ और हो। कक्षा में प्रजातंत्र के लिए स्थान होना चाहिए। ऑप्शन नंबर डी समाजीकरण सामाजिक नियमों का अधिग्रहण है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जाएगा। जो बच्चों के सामाजिकरण प्रगतिशील मॉडल के संदर्भ में सही नहीं है, वो ये है कि बच्चे विद्यालय में बताई गई बातों को स्वीकार करते हैं, चाहे उनकी सामाजिक पृष्ठभूमि में कुछ भी हो। यह सही नहीं है। प्रश्न नंबर 16 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जाएगा। प्रश्न नंबर 16 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जाएगा। प्रश्न नंबर 17 की तरफ बढ़ते हैं। दोस्तों, प्रश्न नंबर प्रश्न नंबर 17 कह रहा है प्रचलित योजनाओं में नई जानकारी जोड़ने को किस नाम से जाना जाता है। जो प्रचलित योजना है उनमें नई जानकारी जोड़ने को किस नाम से जाना जाता है। उनमें जानकारी जोड़ना किस नाम से जाना जाता है। ये समायोजन, ऑप्शन नंबर बी साम्यधारण, ऑप्शन नंबर सी आत्मसत्करण, ऑप्शन नंबर डी संगठन। यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जाएगा। आत्मसत्करण ही किसी प्रचलित योजना में आप जानकारी जोड़ दें तो उसको आत्मसत्करण ही कहते हैं। नई जानकारी जोड़ना किसी प्रचलित योजना में उसको आत्मसत्करण ही कहते हैं। दोस्तों, प्रश्न नंबर 17 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। दोस्तों, प्रश्न नंबर 18 की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 18 कह रहा है कि इनमें से कौन सा त्रितंत्रीय सिद्धांत के व्यवहारिक बुद्धि का अभिप्राय नहीं है। जो ये ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से कौन सा त्रितंत्रीय सिद्धांत के व्यवहारिक बुद्धि का अभिप्राय नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए पर्यावरण का पुनर्निर्माण, ऑप्शन नंबर बी केवल अपने विषय में व्यवहारिक रूप से विचार करना, ऑप्शन नंबर सी इस प्रकार के पर्यावरण का चयन करना जिसमें आप सफल हो सकते हैं, ऑप्शन नंबर डी पर्यावरण के साथ अनुकूल करना। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जाएगा। केवल अपने विषय में व्यवहारिक रूप से विचार करना ही त्रितंत्रीय सिद्धांत के व्यवहारिक बुद्धि का अभिप्राय नहीं है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। दोस्तों, प्रश्न नंबर 18 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। ये सब सीटेट सन 2015 के आए हुए क्वेश्चन हैं बाल विकास के। प्रश्न नंबर 19 की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 19 कह रहा है कि प्रश्न नंबर 19 कह रहा है कि शिक्षण का विकासतम परिप्रेक्ष्य शिक्षकों से ये मांग करता है। जो शिक्षण का विकासतम परिप्रेक्ष्य शिक्षकों से यह मांग करता है कि वे कठोर अनुशासन बनाए रखने वाले बने,
क्योंकि बच्चे अक्सर प्रयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर बी, विकासात्मक कारकों के ज्ञान के अनुसार अनुदेशन युक्तियों का अनुकूलन करें। ऑप्शन नंबर सी, विभिन्न विकासात्मक अवस्था वाले बच्चों के साथ समान रूप से व्यवहार करें। ऑप्शन नंबर डी कह रहा है कि इस प्रकार के का अधिगम उपलब्ध कराएं जिसका परिणाम केवल संज्ञानात्मक क्षेत्र के विकास में हो। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जाता है। विकासात्मक कारकों के ज्ञान के अनुसार अनुदेशन युक्तियों का अनुकूलन करने से ही विकास शिक्षण का विकासात्मक परिक्षेप शिक्षक से यही मांग करता है कि विकासात्मक कारकों के ज्ञान के अनुसार अनुदेशन युक्तियों का अनुकूलन करें। ऑप्शन नंबर बी प्रश्न नंबर 19 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। प्रश्न नंबर 19 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल दोस्तों राइट आंसर है। इसी तरह चैनल की सभी वीडियो को आपको देखना है और उससे आपको बहुत ज़्यादा जानकारी हो जाएगी चैनल के बारे में भी, और क्वेश्चंस की भी जानकारी हो जाएगी कि हम कैसे क्वेश्चंस की वीडियो लेके आते हैं। प्रश्न नंबर 20 की तरफ। प्रश्न नंबर 20 कह रहा है, मनोसामाजिक सिद्धांत निम्नलिखित में से किस पर बल देता है। जो मनोसामाजिक सिद्धांत है वो निम्नलिखित ऑप्शन दिए गए इनमें से किस पर बल देता है। उद्दीपन पर व प्रतिक्रिया, उद्दीपन व प्रतिक्रिया पर। ऑप्शन नंबर सी, लिंगीय व प्रसुप्ति स्तर पर। ऑप्शन नंबर सी, उद्यम के मुकाबले में हीनता स्तर। ऑप्शन नंबर डी, क्रिया प्रसूत अनुबंधन। यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जाएगा। उद्यम के मुकाबले में हीनता स्तर पर ही बल देता है मनोसामाजिक सिद्धांत। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जाएगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जाएगा। मनोसामाजिक सिद्धांत है वो उद्यम के मुकाबले में हीनता स्तर पर अधिक बल देता है। प्रश्न नंबर 21 की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 21 कह रहा है दोस्तों, ये तथ्य है कि बच्चों को सांस्कृतिक रूप से प्रासंगिक ज्ञान की आवश्यकता होती है, निम्नलिखित में से किस व्यक्ति से संबंधित है। जो ये तथ्य दिया गया है कि बच्चों को सांस्कृतिक रूप से प्रासंगिक ज्ञान की आवश्यकता होती है, ये किस व्यक्ति से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए, चार्ल्स डार्विन से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी, B.F. स्किनर से। ऑप्शन नंबर सी, यूरी ब्रोनफेनबेनर से। ऑप्शन नंबर डी, लेव वाइगोत्स्की से। यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जाएगा। लेव वाइगोत्स्की से ही संबंधित है ये तथ्य कि बच्चों को सांस्कृतिक रूप से प्रासंगिक ज्ञान की आवश्यकता होती है। दोस्तों ये बिल्कुल सही आंसर है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर है प्रश्न नंबर 21 का। दोस्तों ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर है। साथियों हम आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 22 की तरफ। प्रश्न नंबर 22 कह रहा है कि आप एक शिक्षक शिक्षिका के रूप में रैगिंग और धमकाने के सख्त विरोधी हैं। कि आप एक शिक्षक हैं और शिक्षिका हैं कि आपके रूप में रैगिंग और धमकाने के सख्त विरोधी हैं तथा इस संदर्भ में विद्यालय में पोस्टर लगवाते हैं और समिति बनवाते हैं। आपसे जुड़ने वाले किशोर जो इस विचार के दृढ़ विश्वासी हैं, निम्नलिखित में से किस स्तर पर होंगे। जो आपसे जुड़ने वाले किशोर हैं वो इस विचार के दृढ़ विश्वासी हैं, तो वो किस स्तर पे होंगे। पारंपरिक स्तर पर होंगे या पूर्व पारंपरिक स्तर पर होंगे, सी उत्तर पारंपरिक पर होंगे। ऑप्शन नंबर डी, सामाजिक व्यवस्था बनाए रखने वाले स्तर पर होंगे। यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जाएगा। उत्तर पारंपरिक स्तर पर ही होंगे वो किशोर जो आपसे जुड़े हुए हैं। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जाएगा। दोस्तों ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जाए। प्रश्न नंबर 22 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। प्रश्न नंबर 23 की तरफ बढ़ते हैं। बहुबुद्धि के सिद्धांत के अंदर में एयर फोर्सेस पायलट बनने के लिए निम्नलिखित में से किस बुद्धि की आवश्यकता है। जो प्रश्न नंबर 23 है वो कह रहा है कि बहुबुद्धि के सिद्धांत के संदर्भ में एयरफोर्स पायलट बनने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी बुद्धि की आवश्यकता है। ऑप्शन नंबर ए, अंतः व्यक्तित्व। ऑप्शन नंबर बी, भाषिक। ऑप्शन नंबर सी, गतिक। या ऑप्शन नंबर डी, अंत व्यक्तित्व। यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जाएगा। यहाँ पर बहुबुद्धि के सिद्धांत के संदर्भ में एयरफोर्स पायलट बनने के लिए गतिक बुद्धि की आवश्यकता है। आपके पास जो गतिक बुद्धि है उसके हिसाब से आप एयरफोर्स पायलट बन सकते हैं बहुबुद्धि के सिद्धांत के संदर्भ से।
ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जाएगा प्रश्न नंबर 23 का, ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न नंबर 24 की तरफ, स्पेयरमैन भाषा परिभाषा के कारक जी हैं। जो स्पेयरमैन परिभाषा है उसके कारक जी हैं। ऑप्शन नंबर ए आनुवंशिक बुद्धि, ऑप्शन नंबर बी उत्पादक बुद्धि, ऑप्शन नंबर सी सामान्य बुद्धि, ऑप्शन नंबर डी वैश्विक बुद्धि। यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जाएगा। बुद्धि की स्पेयरमैन परिभाषा के कारक जी हैं सामान्य बुद्धि। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जाएगा प्रश्न नंबर 24 का, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जाएगा। प्रश्न नंबर 25 की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर 25 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से समाज में लिंग समानता का मानदंड हो सकता है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जाएगा, विद्यालय में पुरुष और महिला शिक्षकों की तुलना में। ऑप्शन नंबर बी कक्षा 12 में लड़के और लड़कियों द्वारा सामान्य संख्या में प्राप्त विशिष्ट योग्यता। ऑप्शन नंबर सी कक्षा 12 तक पहुँचने वाले लड़के और लड़कों की संख्याओं में तुलना। ऑप्शन नंबर डी क्या छात्राओं को विद्यालय से बाहर आयोजित प्रतियोगिताओं में भाग लेने की अनुमति दी जाती है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जाएगा, कक्षा 12 तक पहुँचने वाले लड़के और लड़कियों की संख्या की तुलना ही लिंग समानता का मानदंड हो सकता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जाएगा प्रश्न नंबर 25 का, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है दोस्तों। प्रश्न नंबर 25 का ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न नंबर 26 की तरफ बढ़ते हैं। व्यक्तित्व अंतरों का ज्ञान शिक्षकों की मदद किसमें करता है। जो व्यक्तित्व अंतरों का ज्ञान होता है वो शिक्षकों की मदद किसमें करता है। पिछड़े शिक्षार्थियों के साथ कठोर परिश्रम करने की निरर्थकता को समझने में, क्योंकि वे बाकी कक्षाओं के समान कभी नहीं हो सकते हैं। ऑप्शन नंबर बी व्यक्तित्व अंतरों को शिक्षार्थियों की असफलता की स्वीकृति एवं उत्तरदायी ठहराने में। ऑप्शन नंबर सी सभी शिक्षार्थियों को समान रूप से लाभ पहुंचाने के लिए अपनी प्रस्तुति शैली को एक रूप बनाने में। ऑप्शन नंबर डी कह रहा है कि सभी शिक्षार्थियों को व्यक्तिगत आवश्यकताओं का आकलन करने और उसके अनुरूप पढ़ाने में। तो यहाँ पर जो व्यक्तित्व अंतरों का ज्ञान शिक्षकों की मदद उसमें करता है कि सभी शिक्षार्थियों को व्यक्तिगत आवश्यकताओं का आकलन करने और उसके अनुरूप पढ़ाने में। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जाएगा प्रश्न नंबर 26 का, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जाएगा। प्रश्न नंबर 27 की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 27 कह रहा है, प्रश्न नंबर 27 यह कह रहा है कि विद्यालय आधारित आकलन किस पर केंद्रित है। तो विद्यालय आधारित आकलन ऑप्शन नंबर ए परिणामों की अपेक्षा परीक्षा तकनीकों पर केंद्रित है। ऑप्शन नंबर बी कार्य आकलित किया जाए इस पर शिक्षार्थियों को कम नियंत्रण प्रदान करता है। ऑप्शन नंबर सी रचनात्मक प्रतिपुष्टि उपलब्ध कराते हुए सीखने में संवर्धन करता है। ऑप्शन नंबर डी परीक्षा के लिए शिक्षण को बढ़ावा देता है क्योंकि उसमें निरंतर परीक्षण होता रहता है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जाएगा। जो विद्यालय आधारित आकलन है वो रचनात्मक प्रतिपुष्टि उपलब्ध कराते हुए सीखने के संवर्धन करता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जाएगा प्रश्न नंबर 17 का, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जाएगा। ऑप्शन नंबर सी प्रश्न नंबर 17 का दोस्तों। प्रश्न नंबर 28 की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 28 कक्षा में शिक्षार्थियों से कहा गया कि वे अपने समाज के लिए क्या कर सकते हैं। इसे दर्शाने के लिए एक नोटबुक में अपने कार्य को विविध शिल्प कृतियों को संयोजित करें। यह किस प्रकार की गतिविधि है। ऑप्शन नंबर ए निबंधात्मक आकलन। ऑप्शन नंबर बी घटना वृत्त अभिलेख। ऑप्शन नंबर सी पोर्टफोलियो आकलन। ऑप्शन नंबर डी समस्या समाधान आकलन। यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जाएगा। पोर्टफोलियो आकलन ही एक ऐसी जो विधि है जो समाज के लिए कार्य विविध शिल्पकृतियों को संयोजित करें। यह पोर्टफोलियो आकलन एक की गतिविधि है।
यहाँ पर आप प्रश्न नंबर 19 की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 19 कह रहा है, प्रश्न नंबर 19 कह रहा है दोस्तों, आपकी कक्षा में कुछ बच्चे हैं जो गलतियाँ करते हैं। आप एक टीचर हैं यहाँ पर, तो आपको ये बताना है कि आपकी कक्षा में कुछ बच्चे हैं जो गलतियाँ करते हैं। इस परिस्थिति का आपके विश्लेषण के अनुसार इनमें से कौन सा कथन सर्वाधिक उपयुक्त है। आपको विश्लेषण करना है इस परिस्थिति के अनुसार कि कौन सा कथन उपयुक्त है। ये क्वेश्चन आपको अपने आप पहले ही सॉल्व करना है। वीडियो को पॉज कर लेना, फिर आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है, फिर बाद में आंसर को सुनना है। ऑप्शन नंबर ए, बच्चों का बुद्धि स्तर निम्न है। ऑप्शन नंबर बी, बच्चों ने अभी तक संकल्पनात्मक स्पष्टता प्राप्त नहीं की है तथा आपको अपनी शिक्षण विधि पर चिंतन करने की आवश्यकता है। ऑप्शन नंबर सी, बच्चों की अध्ययन में रुचि नहीं है और वे अनुशासनहीनता उत्पन्न करना चाहते हैं। ऑप्शन नंबर डी, बच्चों को आपकी कक्षा में प्रोन्नत नहीं करना चाहिए था। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जाएगा। बच्चों ने अभी तक संकल्पनात्मक स्पष्टता प्राप्त नहीं की है तथा आपको अपनी शिक्षण विधि पर चिंतन करने की आवश्यकता है। यह कथन बिल्कुल ही सर्वाधिक उपयुक्त है। अगर बच्चे गलतियां करते हैं आपकी कक्षा में, तो विश्लेषण के अनुसार यह कथन बिल्कुल ही उपयुक्त है कि बच्चों ने अभी तक संकल्पनात्मक स्पष्टता प्राप्त नहीं की है तथा आपको अपनी शिक्षण विधि पर चिंतन करने की आवश्यकता है। प्रश्न नंबर 29 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जाएगा। ऑप्शन नंबर बी, प्रश्न नंबर 29 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। प्रश्न नंबर 30 की तरफ बढ़ते हैं। वीडियो का आखिरी क्वेश्चन कक्षा परीक्षणों में यह क्वेश्चन कह रहा है कि कक्षा परीक्षणों में अच्छा प्रदर्शन करने के लिए एक बच्चे की असफलता हमें इस विश्वास की तरफ ले जाती है कि कक्षा परीक्षणों में वो बच्चा है अच्छा प्रदर्शन करता है, और उसके बाद एक बच्चे की असफलता हमें इस विश्वास की तरफ ले जाती है कि आकलन वस्तुनिष्ठ है तथा असफलताओं को स्पष्ट रूप से पहचानने के लिए इसका प्रयोग किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर बी, बच्चे कुछ निश्चित सक्षमताओं और कमियों के साथ पैदा होते हैं। ऑप्शन नंबर सी, पाठ्यक्रम शिक्षण पद्धति तथा आकलन प्रक्रियाओं पर विचार करने की आवश्यकता है। ऑप्शन नंबर डी, कुछ बच्चों को अनुत्तीर्ण होना ही है चाहे व्यवस्था उन पर कितना भी अधिक प्रयास कर ले। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जाएगा। पाठ्यक्रम शिक्षण पद्धति तथा आकलन प्रक्रियाओं पर आपको विचार करने की आवश्यकता है कि कक्षा परीक्षणों में एक बच्चा अच्छा प्रदर्शन कर रहा है फिर असफल हो जाता है, तो ये आपको इस पर विचार करने की ज़रूरत है कि पाठ्यक्रम शिक्षण पद्धति तथा आकलन प्रक्रियाओं पर विचार करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। प्रश्न नंबर 30 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जाएगा। वीडियो ख़त्म हो चुकी है दोस्तों, तो आपसे मैं यही कहना चाहूँगा वीडियो के अंत में आपको धन्यवाद देना चाहूँगा वीडियो देखने के लिए लास्ट तक, और आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपने इस वीडियो में देखा होगा कि हमने सीटेट सन 2015 के क्वेश्चन लाए हैं, और आपसे यही रिक्वेस्ट है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास वीडियो को शेयर करें और लास्ट तक वीडियो ज़रूर देखें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जय हिंद।